आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी मुझे मेरे चाचा के एक पुराने दोस्त ने सुनाई थी। उसने कहा, वो हवेली, शीश महल, हमारे गांव के पास ही थी। रात होते ही लोग उसकी तरफ देखना नहीं पसंद करते। आज मैं आपको वही कहानी सुनाऊंगा, एक कलाकार की, जिसने महत्वाकांक्षा में एक पुरानी डायरी से चित्र यक्षिणी को बुला लिया। उसकी तस्वीरें जीती जागती निकली, पर हर तस्वीर के बदले कुछ उसकी जिंदगी से गायब होता गया। अगर आप भी कभी कला के नाम पर कुछ खोने का खतरा महसूस कर चुके हैं, तो ये कहानी आपके लिए और भी खौफनाक लगेगी। अब आगे मैं कहानी की दुनिया में उतरता हूं। ध्यान रखना, हर शब्द के बाद आपकी सांस थोड़ी और ठहरी हुई होगी। सितंबर की उमस भरी दोपहर थी। जयपुर के पुराने शहर की एक तंग गली में स्थित अर्नव का स्टूडियो तारपीन के तेल, अलसी के तेल और एक अनकही हताशा की गंध से भरा हुआ था। हवा में धूल के कण नाच रहे थे, जो कैनवस पर पड़ रही सूरज की तिरछी किरणों में सोने की तरह चमक रहे थे। 35 वर्षीय अर्नव अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही थका हुआ दिख रहा था। एक बड़े अधूरे कैनवस के सामने लकड़ी के स्टूल पर बैठा था। उसकी आंखों में एक खालीपन था, जो उस कैनवस के कोरेपन से भी ज्यादा गहरा था। उसके हाथ में एक महंगा सेबल ब्रश था, लेकिन वो कई मिनटों से हिला तक नहीं था। उसकी उंगलियां ब्रश पर कस गई थीं, जैसे वो उससे कोई ऐसी प्रेरणा निचोड़ लेना चाहता हो जो वहां थी ही नहीं। ये क्रिएटिव ब्लॉक नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा भयानक था। ये एक रेगिस्तान था, एक सूखा, जहां प्रेरणा के सोते पूरी तरह सूख चुके थे। पिछले 6 महीनों से अर्नव ने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया था जिसे वो कला कह सके। जो कुछ भी उसने शुरू किया वो या तो अधूरा रह गया, या फिर निराशा में उसने खुद ही उसे फाड़ कर फेंक दिया। उसकी कला, जो कभी उसकी आत्मा की आवाज हुआ करती थी, अब एक गूंगे चीख की तरह महसूस होती थी। अर्नव, एक नर्म आवाज ने स्टूडियो की खामोशी को तोड़ा। इशिता दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में चाय के 2 कप थे। 32 साल की उम्र में भी उसके चेहरे पर एक भोली सी मासूमियत थी, और उसकी आंखों में अरनपुर के लिए एक ऐसी समझदारी जो सिर्फ गहरे प्यार और लंबे साथ से ही आती है। उसने अर्नव की बिखरी हुई हालत, उसके उलझे हुए बाल और उसकी झुकी हुई कमर को देखा। उसका दिल दुख से भर गया, लेकिन उसने अपनी मुस्कान बनाए रखी। तुम्हारे लिए चाय, उसने कहा, और उसके पास आकर एक कप मेज पर रख दिया। मेज पर सूखे हुए रंगों की परतें जमी थीं और पुराने रेखा चित्रों का ढेर लगा था। अर्नव ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, नींद की कमी और असफलता के बोझ से। शुक्रिया इशिता, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी। तकलीफ कैसी? वो उसके पीछे खड़ी हो गई और धीरे से उसके कंधों को सहलाने लगी। ये तुम्हारा अभयारण्य है, मैं तो बस एक आगंतुक हूं। उसकी उंगलियों का स्पर्श गर्म और सुकून देने वाला था, लेकिन अर्नव के अंदर का तूफान इतना गहरा था कि ये सुकून भी उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। ये अब अभयारण्य नहीं लगता, अर्नव ने कड़वाहट से कहा। ये कब्रगाह जैसा लगता है, जहां मेरे सारे विचार दफन हैं। इशिता ने एक लंबी सांस ली। ऐसा मत कहो अर्नव, तुम एक प्रतिभाशाली कलाकार हो। हर कलाकार के जीवन में ऐसा दौर आता है। 6 महीने इशिता, 6 महीने बहुत लंबा दौर होता है। वो खड़ा हो गया और स्टूडियो में बेचैनी से टहलने लगा। गैलरी वाले फोन कर रहे हैं। अगली प्रदर्शनी के लिए मेरे पास एक भी ढंग की पेंटिंग नहीं है। घर का किराया सिर पर है।
तुम्हारी बचत भी खत्म हो रही है। उसकी आवाज में अपराध बोध और लाचारी का मिश्रण था। इशिता ने कैनवस की ओर देखा। उस पर कुछ अस्पष्ट आकृतियां थीं। रंगों के धब्बे थे जो किसी अधूरी कहानी की तरह लग रहे थे। ये क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे? कुछ नहीं, अर्नो ने हाथ झटकते हुए कहा। एक और विफलता। इशिता जानती थी कि इस समय बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उसने विषय बदला। अच्छा सुनो, आज सुबह मुझे मेरे एक पुराने कॉलेज के दोस्त का फोन आया था। रिया, याद है? वो अब एक आर्किटेक्चरल कंजर्वेशन फर्म में काम करती है। अर्नव ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो खिड़की के पास जाकर बाहर की भीड़ भरी गली को देखने लगा। उन्होंने शहर के बाहर एक पुरानी हवेली शीश महल को फिर से संवारने का प्रोजेक्ट लिया है। इशिता ने अपनी बात जारी रखी। वो कह रही थी कि हवेली दशकों से बंद पड़ी है। उसके मालिक चाहते हैं कि इसे एक हेरिटेज होटल में बदलने से पहले उसकी मौजूदा हालत का दस्तावेजीकरण किया जाए। उन्हें कुछ तस्वीरें चाहिए, कुछ स्केच। एक कलाकार की नज़र से। अर्नव मुड़ा। उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी चमक दिखाई दी। शीश महल? मैंने इसके बारे में सुना है। कहते हैं कि वो जगह भूताहा है। इशिता मुस्कुराई। वही तो रोमांचक बात है। रिया ने कहा कि अगर तुम चाहो तो वहां कुछ दिन बिता सकते हो। तुम्हें पूरी छूट होगी। वो तुम्हें इसके लिए भुगतान भी करेंगे। ज्यादा नहीं, पर अभी के लिए कुछ तो सहारा होगा। उसने उम्मीद भरी नजरों से अर्नव की ओर देखा। और क्या पता, एक नई जगह, एक नया माहौल, शायद तुम्हें तुम्हारी खोई हुई प्रेरणा वापस मिल जाए। अर्नव एक पल के लिए चुप रहा। एक भूतहा हवेली में जाकर तस्वीरें बनाना, यह विचार जितना अजीब था उतना ही आकर्षक भी। कम से कम ये इस घुटन भरे स्टूडियो में खाली कैनवस को घूरने से तो बेहतर था। उसे पैसों की भी जरूरत थी। ठीक है, उसने धीरे से कहा। प्रिया से बात करो, मैं तैयार हूं। इशिता के चेहरे पर राहत की मुस्कान फैल गई। उसने आगे बढ़कर अर्नव को गले लगा लिया। अर्नव ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन उसका मन पहले से ही उस अनजानी हवेली की ओर निकल चुका था। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था, कि वो जिस प्रेरणा की तलाश में जा रहा था वो एक ऐसी कीमत वसूलेगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शीश महल शहर की हलचल से लगभग 20 किलोमीटर दूर अरावली की तलहटी में वीरान खड़ा था। उसका नाम उसके उन अनगिनत शीशों और दर्पणों से आया था जो कभी उसकी दीवारों और छतों को सुशोभित करते थे। अब उनमें से ज्यादातर टूट चुके थे या समय की धूल में अपनी चमक खो चुके थे। हवेली एक उदास भव्य स्मारक की तरह दिखती थी जो अपनी भूली बिसरी कहानियों के बोझ तले दबी हुई थी। चारों ओर सूखी झाड़ियां और जंगली घास उगाई थी और टूटी हुई चारदीवारी के पार देखने पर ऐसा लगता था जैसे हवेली आसपास की बंजर भूमि को घूर रही हो। जब अर्नव और इशिता अपनी पुरानी कार में वहां पहुंचे तो शाम ढल रही थी। सूरज का नारंगी प्रकाश टूटी हुई खिड़कियों और दरारों से छनकर हवेली को एक रहस्यमयी आभा प्रदान कर रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ दूर से आती झिंगुरों की आवाज और हवा के झोंकों से सरसराते पत्तों का शोर ही तोड़ रहा था। ये तो बहुत बड़ी है, इशिता ने कार से उतरते हुए कहा। उसकी आवाज में आश्चर्य और थोड़ा सा डर मिला हुआ था। अर्नव ने कुछ नहीं कहा। वो बस हवेली को देख रहा था, एक कलाकार की नजर से। वो उसके क्षय में भी एक सुंदरता देख सकता था। दीवारों पर काई के हरे और भूरे धब्बे, पत्थर की नक्काशी पर समय के निशान और वास्तुकला की भव्यता जो अभी भी अपनी पूरी महिमा में खड़ी थी। उसे अपने अंदर एक हल्की सी
सिहरन महसूस हुई, एक ऐसी उत्तेजना जो उसने महीनों से महसूस नहीं की थी। रिया उन्हें मुख्य दरवाजे पर मिली। वो एक ऊर्जावान और बातूनी महिला थी। अर्नव, इशिता, तुम लोग आ गए? स्वागत है शीश महल में, उसने गर्मजोशी से कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक सतर्कता थी। ये जगह थोड़ी डरावनी है, पर तुम एक कलाकार हो अर्नव। मुझे यकीन है कि तुम्हें यहां बहुत कुछ मिलेगा। उन्होंने अर्नव को हवेली का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया जिसे अस्थायी रूप से रहने लायक बनाया गया था। एक बड़ा कमरा जिसमें एक बिस्तर, एक मेज और एक अस्थायी बाथरूम था। बिजली के लिए एक जनरेटर का इंतजाम था जो रात में एक भयानक घरघराहट के साथ चलता था। बाकी हवेली तुम्हारी है, रिया ने चाबियों का एक भारी गुच्छा अर्नव को सौंपते हुए कहा। जहां जाना चाहो जाओ, बस थोड़ा सावधान रहना। छतें और फर्श कुछ जगहों पर कमजोर हैं, उसने एक पल रुककर कहा। और हां, स्थानीय लोग बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान मत देना। इशिता ने पूछा, कैसी कहानियां? रिया ने बात टालने की कोशिश की। वही पुरानी हवेलियों वाली बातें, आत्माएं, परछाइयां, तुम जानती हो। खैर, मुझे अब निकलना होगा, कल सुबह फिर मिलूंगी। रिया के जाने के बाद हवेली की खामोशी और भी गहरी और भारी लगने लगी। जनरेटर अभी शुरू नहीं हुआ था और सूरज पूरी तरह से डूब चुका था। उन्होंने मोमबत्तियां जलाई, जिनकी कांपती हुई रोशनी दीवारों पर लंबी चौड़ी विकृत परछाइयां बना रही थीं। मुझे यहां अच्छा महसूस नहीं हो रहा अर्नव, इशिता ने धीरे से कहा और अर्नव का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा था। अर्नव ने उसके हाथ को सहलाया। डरो मत, यह सिर्फ एक पुरानी इमारत है। कल सुबह जब रोशनी होगी तो सब ठीक लगेगा। लेकिन वो खुद भी अपने दिल में एक अनजाना सा डर महसूस कर रहा था। यह डर किसी भूत प्रेत का नहीं था, बल्कि उस जगह की वीरानगी और अकेलेपन का था। उस रात उन्हें नींद बहुत मुश्किल से आई। हवा की साए साए की आवाज टूटी खिड़कियों से ऐसे आ रही थी जैसे कोई सिसकियां भर रहा हो। दूर किसी जानवर के रोने की आवाज आती, जो रात के सन्नाटे में और भी भयानक लगती। इशिता तो अर्नव से लिपटकर सो गई, लेकिन अर्नव जागता रहा। वो उन आवाजों को सुन रहा था, उस हवेली की धड़कन को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में स्केच बनने लगे थे, अंधेरे के, परछाइयों के और उस खामोशी के जो शब्दों से परे थी। अगले कुछ दिन अर्नव के लिए एक सपने की तरह थे। दिन के उजाले में वो अपनी स्केचबुक और कैमरा लेकर हवेली के कोने कोने में घूमता। उसने दीवाने आम की टूटी हुई मेहराबों को चित्रित किया, जहां कभी संगीत गूंजता होगा। उसने जनाना महल के फीके पड़ चुके भित्ति चित्रों को स्केच किया, जिनमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं अंकित थीं, पर अब उनके चेहरे समय के साथ धुंधले पड़ गए थे। हर दरार, हर जाला, हर टूटा हुआ शीशा उसके लिए एक कहानी कहता था। उसका कलात्मक सूखा टूटने लगा था। उसकी उंगलियां फिर से फुर्ती से चलने लगी थीं। वो घंटों तक बिना थके काम करता, बस चाय और बिस्किट पर जिंदा रहता। इशिता उसे देखकर खुश थी, लेकिन चिंतित भी। अर्नव हवेली में इतना खो गया था कि वो कभी कभी ये भी भूल जाता था कि इशिता भी उसके साथ है। वो उससे बात तो करता था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही होता था, उन दीवारों के पीछे की दुनिया में। एक दोपहर जब अर्नव हवेली के सबसे पुराने हिस्से तहखाने के पास की एक वीरान गैलरी की खोज कर रहा था, तो उसे एक छोटा छिपा हुआ कमरा मिला। उसका दरवाजा एक बड़ी भारी अलमारी के पीछे था, जिसे शायद किसी ने जानबूझकर वहां रखा था। दरवाजे पर एक पुराना जंग लगा ताला था, जो अर्नव के एक ही झटके में टूट गया।
कमरे के अंदर घुप अंधेरा था और हवा में सीलन और पुरानी लकड़ी की तेज गंध थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई। कमरा धूल और जालों से ढका हुआ था। ऐसा लगता था जैसे सदियों से किसी ने यहां कदम नहीं रखा हो। कमरे के बीच में एक छोटी नक्काशीदार लकड़ी की मेज थी और उस पर एक संदूक रखा था। अर्नव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने संदूक खोला। उसके अंदर रेशम के पुराने गले हुए कपड़ों के नीचे उसे वो चीज मिली जिसने उसकी तकदीर बदल दी। एक डायरी। ये कोई आम डायरी नहीं थी। उसका कवर मोटे काले चमड़े का था, जिस पर कोई निशान या शीर्षक नहीं था। उसके पन्ने हाथ से बने हुए थे, मोटे और पीले पड़ चुके। लिखावट पुरानी अलंकृत देवनागरी लिपि में थी और स्याही कहीं कहीं धुंधली पड़ गई थी। लेकिन जो चीज सबसे अजीब थी वो थे लिखावट के बीच बीच में बने हुए चित्र। वे चित्र, वे परेशान करने वाले थे। वे यथार्थवादी थे, इतने ज्यादा कि वे लगभग जिंदा लगते थे। उनमें से कुछ इंसानी चेहरे थे जिनकी आंखों ने एक असहनीय पीड़ा थी। कुछ अजीब अलौकिक प्राणियों के थे जिनके शरीर इंसानों और जानवरों का मिश्रण लगते थे, और कुछ ज्यामितीय पैटर्न और प्रतीक थे जो अर्नव ने पहले कभी नहीं देखे थे। उसने डायरी के पन्ने पलटना शुरू किया। यह किसी कलाकार की डायरी लग रही थी। उसमें रंगों को मिलाने के तरीके, प्रकाश और छाया के सिद्धांत और कला के दर्शन पर विचार लिखे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, लिखावट ज्यादा अव्यवस्थित और जुनूनी होती गई। लेखक प्रेरणा के स्रोत की बात कर रहा था, एक ऐसी शक्ति की जो कलाकार को कैनवस के पार देखने की क्षमता देती है। और फिर अर्नव को वो शब्द मिला, चित्र यक्षिणी। लेखक ने उसके बारे में फुसफुसाते हुए डरे हुए लहजे में लिखा था। वो उसे रंगों की देवी, रेखाओं की स्वामिनी और कला की भूखी आत्मा कहता था। डायरी के अनुसार ये यक्षिणी एक ऐसी शक्ति थी जिसे विशेष अनुष्ठानों और समर्पण के माध्यम से बुलाया जा सकता था। वो कलाकार को असीम प्रतिभा प्रदान करती थी, ऐसी प्रतिभा जो उसकी कला को वास्तविकता से भी ज्यादा वास्तविक बना दे। उसकी पेंटिंग्स सांस लेने लगेंगी। दर्शक उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और कलाकार को वो प्रसिद्धि मिलेगी जिसका वो हमेशा से सपना देखता था। अर्नव के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वो पढ़ना बंद नहीं कर सका। उसका मन जिज्ञासा और एक गहरे तर्कहीन आकर्षण के बीच झूल रहा था। लेकिन उसकी एक कीमत है। लेखक ने कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, वो सिर्फ रंग और कैनवस नहीं लेती, वो बदले में कुछ और मांगती है। हर उत्कृष्ट कृति के लिए वो कलाकार से एक टुकड़ा ले जाती है, एक स्मृति, एक भावना, तुम्हारे अस्तित्व का एक अंश। तुम जितना ज्यादा रचोगे उतना ही खाली होते जाओगे। एक पन्ने पर एक भयावह चित्र बना था, एक खूबसूरत मोहक स्त्री की आकृति जो एक कैनवस से बाहर निकल रही थी, और उसका एक हाथ एक कलाकार के सिर पर था, जैसे वो उसमें से कुछ खींच रही हो। कलाकार का चेहरा पीड़ा और परमानंद के एक अजीब मिश्रण से विकृत था। अर्नव ने डायरी बंद कर दी। उसका माथा पसीने से भीग गया था। यह सब बकवास था, किसी पागल निराश कलाकार की कल्पना। फिर भी उसके दिल में एक बीज बोया जा चुका था, असीम प्रतिभा, एक ऐसी कला जो जिंदा हो। उसने डायरी को अपने बैग में छिपा लिया और कमरे से बाहर निकल गया, ये तय करते हुए कि वो इशिता को इसके बारे में नहीं बताएगा। रात में जब इशिता सो रही थी, अर्नव डायरी को अपने अस्थायी स्टूडियो, उसी कमरे में जहां वे रह रहे थे, में ले आया। मोमबत्ती की रोशनी में उसने उसे फिर से खोला। डायरी के आखिरी कुछ पन्नों में कुछ प्रतीकों और
मंत्रों जैसे दिखने वाले श्लोक लिखे थे। वे सीधे सीधे कोई अनुष्ठान नहीं बता रहे थे, बल्कि एक मानसिक अवस्था, एक ध्यान की प्रक्रिया का वर्णन कर रहे थे। कलाकार को अपनी चेतना को कैनवस के साथ कैसे मिलाना है, अपनी इच्छा शक्ति को रंगों में कैसे घोलना है और फिर उसे कैसे पुकारना है, यह सब बहुत अस्पष्ट और काव्यात्मक था। किसी तांत्रिक विधि से ज्यादा एक दार्शनिक अभ्यास जैसा लग रहा था। अर्नव के अंदर का तर्कवादी दिमाग इसे खारिज कर रहा था, लेकिन उसके अंदर का हताश कलाकार इसे एक मौके की तरह देख रहा था। क्या होगा अगर यह सच हो? क्या वो अपनी कला के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था? उसने एक छोटा कैनवस उठाया और उसे अपने सामने रखा। उसने डायरी में वर्णित ध्यान की प्रक्रिया को आजमाने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांसें लेने लगा। उसने अपने मन को खाली करने की कोशिश की, सिवाय उस एक इच्छा के, रचना करने की इच्छा। उसने उन प्रतीकों की कल्पना की जो उसने डायरी में देखे थे। उसने उस नाम को अपने मन में दोहराया, चित्र यक्षिणी। पहले तो कुछ नहीं हुआ, उसे मूर्खतापूर्ण महसूस हुआ। वो ये सब बकवास करने के लिए खुद पर हंसा, लेकिन फिर एक अजीब सी ठंडक ने कमरे को भर दिया। मोमबत्ती की लौ एक पल के लिए कांपी और फिर स्थिर नीली हो गई। अर्नव को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसे अपने कंधे पर एक बर्फीले स्पर्श का एहसास हुआ, इतना हल्का कि वो शायद सिर्फ उसकी कल्पना हो। उसने अपनी आंखें खोली। कमरा खाली था, लेकिन अब हवा में कुछ अलग था, एक ऊर्जा, एक संभावना। उसने अपना ब्रश उठाया और उसे काले रंग में डुबोया। उसकी हताशा और झिझक जा चुकी थी। उसके हाथ में एक नई निश्चितता थी। उसने कैनवस पर एक रेखा खींची और फिर दूसरी। उसका हाथ अपने आप चल रहा था, जिसे कोई और शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही हो। वो शीश महल के उसी टूटे हुए झरोखे को चित्रित कर रहा था, जहां से चांदनी रात में बाहर का वीरान परिदृश्य दिखाई देता था। लेकिन उसकी पेंटिंग में वो झरोखा सिर्फ पत्थर और लकड़ी का नहीं था। उसमें एक उदासी थी, एक अकेलापन था जो महसूस किया जा सकता था। चांदनी सिर्फ रोशनी नहीं थी, वो एक तरल चांदी की तरह लग रही थी, जिसमें एक ठंडा दर्द भरा खिंचाव था। वो घंटों तक पेंटिंग करता रहा। समय और स्थान का कोई बोध नहीं रहा। जब उसने आखिरी ब्रश स्ट्रोक लगाया, तब तक सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। वो अपनी रचनाओं को देखकर हैरान रह गया। यह उसके जीवन का सबसे अच्छा काम था। तस्वीर इतनी जीवंत थी कि उसे लगा कि अगर वो उसे छुएगा तो वो पत्थर की ठंडक और रात की नमी को महसूस कर सकेगा। उसे लगा कि वो उस झरोखे से बाहर देख सकता है, उस वीरान परिदृश्य में चल रही हवा को सुन सकता है। वो जीत और थकावट के एक अजीब मिश्रण से भर गया। वो मुस्कुराया, एक सच्ची विजयपूर्ण मुस्कान जो महीनों बाद उसके चेहरे पर आई थी। तभी इशिता की नींद खुली। उसने आंखें मलते हुए पूछा, अर्नव, तुम पूरी रात सोए नहीं? फिर उसकी नजर कैनवस पर पड़ी। वो अपनी जगह पर जम सी गई। हे भगवान, अर्नव, ये तुमने बनाया है? हां, अर्नव ने गर्व से कहा। इशिता बिस्तर से उठी और पेंटिंग के पास गई। उसने धीरे से उसकी सतह पर अपनी उंगली फिराई। ये अद्भुत है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जिंदा है। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे पता था अर्नव, मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो। उसने अर्नव को गले लगा लिया। अर्नव ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अपनी जीत के एहसास में
डूबा हुआ। चलो अब थोड़ी देर सो जाओ, इशिता ने कहा। मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का कुछ देखती हूं। अर्नव बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी घूम रहा था। उसने ये कर दिखाया था। डायरी, यक्षिणी, ये सच था। वो खुशी और थकावट से लगभग बेहोशी की हालत में था। जैसे ही उसकी आंखें बंद होने लगीं, इशिता कमरे में वापस आई। वो मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में बिस्कुट का एक पैकेट था। देखो मुझे क्या मिला, उसने चहकते हुए कहा। तुम्हारे पसंदीदा अदरक वाले बिस्किट। मुझे याद है पहली बार जब हम जयपुर के उस छोटे से कैफे में मिले थे, तुमने यही खाए थे। अर्नव ने उसकी तरफ देखा। उसके दिमाग में एक अजीब सा खालीपन था। जयपुर का कैफे, पहली मुलाकात। उसे याद था कि वो इशिता से मिला था, उसे उससे प्यार हो गया था, लेकिन वो खास पल, वो कैफे, वो मेज, वो पहली बातचीत, वो सब धुंधला था। एक खाली जगह थी जहां एक स्मृति होनी चाहिए थी। उसने इस विचार को झटक दिया। वो सिर्फ थका हुआ था, पूरी रात जागने का असर था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, अदरक वाले बिस्किट। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसे अपने अंदर एक ठंडक महसूस हुई, जो उस कमरे की ठंडक से कहीं ज्यादा गहरी थी। पेंटिंग खत्म हो चुकी थी, कीमत वसूल की जा चुकी थी। यह सिर्फ एक छोटी सी मामूली सी याद थी। कौन अपनी पहली मुलाकात की हर छोटी छोटी बात याद रखता है, उसने खुद को समझाया। लेकिन वो इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि उसने कुछ खो दिया है, कुछ अनमोल। उस रात जब इशिता उसके बगल में गहरी नींद में सो रही थी, अर्नव चुपके से उठा। उसने मोमबत्ती जलाई और अपनी कुर्सी पर बैठ गया, उस रहस्यमयी डायरी को अपने हाथों में लेकर। बाहर हवा में एक बेचैन फुसफुसाहट थी। शीश महल की टूटी हुई खिड़कियों से चांदनी छनकर डायरी के काले कवर पर पड़ रही थी, जिससे वो किसी जीवित वस्तु की तरह चमक रही थी। अर्नव ने उसे खोला। उसके पन्ने रात की खामोशी में सरसरा रहे थे। उसका डर जा चुका था और उसकी जगह एक भयानक नशीली महत्वाकांक्षा ने ले ली थी। एक छोटी सी याद के बदले में अगर ऐसी कला मिल सकती है, तो वो और क्या क्या हासिल कर सकता है। वो और कितनी कीमत चुकाने को तैयार था। वो अकेला था, उस भयावह ज्ञान के साथ, एक ऐसे रास्ते पर पहला कदम रख चुका था जहां से वापसी शायद मुमकिन नहीं थी। रात की खामोशी में सिर्फ दो आवाजें थीं। एक दूर कहीं हुआल करते सियारों की, और दूसरी अर्नव के हाथों में डायरी के पन्नों के पलटने की सरसराहट। वह मोमबत्ती की कांपती लौ में उन अजीब प्रतीकों और जुनूनी लिखावट को घूर रहा था। उसके जहन में उस पहली पेंटिंग की छवि और उसके बाद अपनी पहली मुलाकात की याद का खो जाना किसी भयावह पहेली के दो टुकड़ों की तरह जुड़ रहा था। एक टुकड़ा शानदार कला का था, दूसरा टुकड़ा खालीपन का। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ थकान थी, कई रातों के जागे का नतीजा। लेकिन उसके दिल की गहराई में एक सर्द आवाज फुसफुसा रही थी, ये शुरुआत है। उसने डायरी के पन्ने पर लिखे शब्दों को फिर से पढ़ा। वो कलाकार से एक टुकड़ा ले जाती है, एक स्मृति, एक भावना। ये कीमत थी, एक छोटी सी याद, अदरक वाले बिस्किट और एक पुराने कैफे की धुंधली सी तस्वीर। क्या यह बहुत बड़ी कीमत थी उस कला के लिए जो उसने अभी अभी रची थी, उस कला के लिए जो उसकी आत्मा की गहराई से निकली हुई लग रही थी, ऐसी गहराई जहां वो खुद कभी नहीं पहुंच पाया था। उसकी महत्वाकांक्षा जो महीनों की हताशा के नीचे दबी पड़ी थी, अब फुफकार कर जाग उठी थी। उसने फैसला किया, वो इस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। वो देखेगा कि ये उसे
कहाँ ले जाता है। एक कलाकार अपनी कला के लिए क्या कुछ नहीं करता, वो खुद को यही दलील देता रहा, जबकि उसकी अंतरात्मा किसी अंधेरे कोने में दुबकी कांप रही थी। अगले कुछ दिन एक धुंध की तरह बीते, जो तारपीन और जुनून से बनी थी। अर्नव एक ऐसी शक्ति से काम कर रहा था जो इंसानी नहीं लगती थी। वो दिन में मुश्किल से 2-3 घंटे सोता और बाकी सारा समय हवेली में घूमता या अपने अस्थायी स्टूडियो में पेंटिंग करता। इशिता उसके लिए खाना लाती, लेकिन वो अक्सर उसे खाना भूल जाता। खाना ठंडा हो जाता और वो रंगों और रेखाओं की दुनिया में खोया रहता। उसका काम करने का तरीका बदल गया था। पहले वो घंटों सोचता था, स्केच बनाता था और फिर कैनवस पर उतरता था। अब वो सीधे कैनवस पर काम करता था। उसके हाथ में एक अलौकिक आत्मविश्वास था। वो डायरी में वर्णित ध्यान की प्रक्रिया को हर पेंटिंग से पहले दोहराता। वो अपनी आंखें बंद करता, उस ठंडी अदृश्य उपस्थिति को महसूस करता और फिर अपना ब्रश उठाता। ऐसा लगता था जैसे उसका शरीर सिर्फ एक माध्यम था और कोई और शक्ति उसके जरिए खुद को व्यक्त कर रही थी। उसने शीश महल की आत्मा को कैनवस पर उतारना शुरू कर दिया। उसने एक पेंटिंग बनाई जिसमें हवेली का मुख्य हॉल दिखाया गया था। दिन के उजाले में भी वो हॉल अंधेरा और उदास लगता था, लेकिन अर्नव की पेंटिंग में टूटे हुए झूमर से छनकर आती धूल भरी रोशनी में हजारों अनकही कहानियां नाचती हुई दिखाई दे रही थीं। दर्शकों को ऐसा महसूस होता जैसे वे उस हॉल में मौजूद हैं और दीवारों से आती ठंडी हवा को अपनी गर्दन पर महसूस कर सकते हैं। उसने एक और तस्वीर बनाई, एक लंबे वीरान गलियारे की, जिसके अंत में एक खिड़की थी। खिड़की के बाहर सिर्फ नीला आसमान था, लेकिन गलियारे की दीवारों पर लगी तस्वीरों के खाली फ्रेम दर्शकों को ऐसे घूरते थे जैसे वे उनसे कोई राज कहना चाहते हों। पेंटिंग में एक अजीब सा खिंचाव था जो आपको गलियारे के अंत तक जाने के लिए मजबूर भी करता था और डराता भी था। उसकी सबसे परेशान करने वाली पेंटिंग एक टूटे हुए आईने की थी जो जनाना महल के एक कमरे में पड़ा था। आईने में सिर्फ छत का एक हिस्सा और एक लटका हुआ जाला दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर कोई उसे ध्यान से देखता तो उसे कांच की दरारों में एक पल के लिए किसी धुंधली सी परछाई का आभास होता। एक ऐसी परछाई जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। इशिता अपने पति में आए इस बदलाव को देखकर हैरान थी। एक तरफ वो उसकी कलात्मक प्रतिभा को इस तरह खिलते देखकर बेहद खुश थी। ये वही अर्नव था जिसके सपने में वो हमेशा से विश्वास करती आई थी। उसने एक हफ्ते में 5 उत्कृष्ट कृतियां बना डाली थीं, ऐसी पेंटिंग्स जो उसकी पिछली किसी भी रचना से मीलों बेहतर थीं। लेकिन दूसरी तरफ वो उस आदमी को खो रही थी जिससे उसने प्यार किया था। अर्नव अब उससे मुश्किल से ही बात करता था। जब वो बात करता भी तो उसकी आंखें खाली होती, जैसे वो उसे देख तो रहा हो पर पहचान नहीं रहा हो। वो अक्सर उसे उन छोटे छोटे नामों से पुकारना भूल जाता जो उन्होंने एक दूसरे को प्यार से दिए थे। वो उन अंदरूनी मजाकों पर नहीं हंसता था जो सिर्फ वे दोनों समझते थे। एक शाम जब वे दोनों बरामदे में बैठे थे और सूरज डूब रहा था, इशिता ने उस खामोशी को तोड़ने की कोशिश की। याद है अर्नव, उसने धीरे से कहा, हमारी शादी के बाद पहली बरसात हम दोनों बालकनी में खड़े थे और तुमने मेरे लिए पकौड़े बनाने की कोशिश की थी और तुमने उन्हें जला दिया था। वो मुस्कुराई, उस याद की गर्माहट को महसूस करते हुए। हम दोनों उस जली हुई चाय और कोयले जैसे पकौड़ों के साथ घंटों हंसते रहे थे। अर्नव ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पकौड़े मैंने बनाए थे? उसने ऐसे पूछा जैसे वो किसी और की कहानी सुन रहा हो। इशिता की मुस्कान मुरझा गई। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? वो हमारी सबसे खूबसूरत यादों में से एक है। अर्नव ने अपनी नजरें झुका ली और कैनवस पर लगे रंगों के धब्बों को साफ करने लगा। शायद मुझे ठीक से याद नहीं।
मैं आजकल काम में बहुत डूबा हुआ हूं। इशिता का दिल डूब गया। ये कोई मामूली भूल नहीं थी, ये एक पूरी शाम थी, हंसी और प्यार से भरी हुई, जो उसके पति की याददाश्त से पूरी तरह मिट चुकी थी। उसके अंदर डर की पहली लहर उठी। ये सिर्फ कला का जुनून नहीं था, कुछ और था, कुछ भयावह, जो अर्नव को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसे लगा जैसे वो एक ऐसे अजनबी के साथ रह रही है जो उसके पति जैसा दिखता है। उस रात इशिता ने उस दूरी को मिटाने का फैसला किया। वो जानती थी कि शब्द नाकाम हो रहे हैं, शायद स्पर्श काम कर जाए। अर्नव अपने काम से थककर बिस्तर पर लेटा ही था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन इशिता जानती थी कि वो सो नहीं रहा है। उसका दिमाग अभी भी घूम रहा था। इशिता धीरे से उसके पास गई और उसके बगल में लेट गई। उसने अपना हाथ उसके सीने पर रखा, उसकी धड़कनों को महसूस करते हुए। अर्नव, उसने फुसफुसाकर कहा। अर्नव ने आंखें खोली। अंधेरे में उसकी आंखें दो खाली गड्ढों की तरह लग रही थीं। इशिता उसके ऊपर झुक गई और उसके होठों को चूम लिया। चुंबन में एक तरह की हताशा थी, एक गुहार थी कि वो उसे वापस पा ले। अर्नव ने जवाब तो दिया, लेकिन उसके चुंबन में कोई गर्मी नहीं थी, कोई जुनून नहीं था। ये एक यांत्रिक क्रिया थी, एक सीखा हुआ व्यवहार। इशिता ने खुद को नहीं रोका। उसे उम्मीद थी कि शारीरिक निकटता शायद उस भावनात्मक खाई को भर देगी जो उनके बीच बन गई थी। उसके हाथ अर्नव के शरीर पर फिरने लगे, उन सभी जगहों को छूते हुए जो कभी सिर्फ उसके थे। उसने उसके कपड़ों को हटाया और अर्नव ने भी उसके कपड़े हटाने में मदद की। उनकी नग्न देह अंधेरे में एक दूसरे से मिली। उनकी संभोग क्रिया शुरू हुई। इशिता अपना सब कुछ उस पल में झोंक देना चाहती थी। अपनी देह की ऊष्मा से उसके अंदर की बर्फ को पिघला देना चाहती थी। उसका हर स्पर्श, हर आलिंगन, हर चुम्बन एक प्रार्थना थी, एक मूक संवाद था जो कह रहा था, वापस आ जाओ अर्नव, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अर्नव का शरीर प्रतिक्रिया दे रहा था। उसका लिंग इशिता की योनि में प्रवेश कर गया और उसने लयबद्ध गति शुरू कर दी। लेकिन यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया थी जिसमें आत्मा का कोई अंश नहीं था। संभोग के दौरान वो हमेशा इशिता की आंखों में देखता था, उसके चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ता था। लेकिन आज रात उसकी आंखें खुली थीं और छत के अंधेरे को घूर रही थीं, जैसे वो किसी दूर अदृश्य दुनिया को देख रहा हो। उसके होठ खामोश थे। जहां पहले प्यार के मीठे शब्द हुआ करते थे, वहां अब एक सर्द सन्नाटा था। इशिता ने उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की, अपनी उंगलियों को उसके बालों में फेरा, उसकी पीठ पर अपने नाखूनों से हल्की खरोंचें लगाईं। वो सब कुछ किया जो उसे हमेशा पसंद था, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वो एक खूबसूरत जीवंत मूर्ति के साथ संभोग कर रही थी। उसका स्पर्श गर्म था, पर जिस देह को वो छू रही थी वो अंदर से ठंडी महसूस हो रही थी। जैसे जैसे उनकी देह चरम सुख की ओर बढ़ रही थी, इशिता का दिल टूटता जा रहा था। ये शारीरिक मिलन उनके बीच की भावनात्मक दूरी को और भी ज्यादा उजागर कर रहा था। जब अर्नव का शरीर स्खलित हुआ तो उसके मुंह से निकली हल्की सी आह में कोई आनंद नहीं था, सिर्फ एक शारीरिक तनाव का अंत था। और इशिता, जब वो चरम पर पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आनंद और दुख का एक अजीब मिश्रण था, एक ऐसे प्यार को महसूस करने का दर्द जो अब एक तरफा हो चुका था। संभोग के तुरंत बाद अर्नव बिना कुछ कहे, बिना उसे गले लगाए, दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गया। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें गहरी और नियमित हो गईं। वो सो चुका था। इशिता अपनी जगह पर जड़वत लेटी रही,
आंसू चुपचाप उसके गालों से लुढ़क कर तकिए में जज्ब हो रहे थे। उसने अपने जीवन में खुद को कभी इतना अकेला महसूस नहीं किया था। वो अपने पति के बगल में लेटी थी, उसकी देह की गर्मी को महसूस कर सकती थी, लेकिन वो उससे मीलों दूर था। उसे ये भयानक एहसास हुआ कि उसने अर्नव को किसी और को सौंप दिया है, किसी अदृश्य शक्ति को, जो उसकी कला को तो निखार रही थी पर बदले में उसकी आत्मा को पी रही थी। और वो शक्ति अब उनके बिस्तर तक पहुंच चुकी थी। अगले दिन सुबह रिया उन्हें देखने आई। जब उसने स्टूडियो में कदम रखा तो वो दरवाजे पर ही रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं और उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। दीवार के सहारे 5 कैनवस रखे हुए थे। वे सिर्फ पेंटिंग्स में ही थीं। वे खिड़कियां थीं जो शीश महल की उदास रहस्यमयी आत्मा में खुलती थीं। रिया एक एक करके हर पेंटिंग के पास गई। वो कला की पारखी थी, लेकिन ऐसा काम उसने पहले कभी नहीं देखा था। इन तस्वीरों में सिर्फ तकनीक नहीं थी, इनमें एक एहसास था, एक जिंदा धड़कन थी। टूटे हुए आईने वाली पेंटिंग को देखकर उसे सच में लगा कि कोई दरारों के पीछे से उसे देख रहा है, और उसे अपनी पीठ पर एक सिहरन महसूस हुई। अर्नव, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, ये अविश्वसनीय है। तुमने ये कैसे किया? ये तुम्हारे पिछले किसी भी काम जैसा नहीं है। ये तो किसी और ही स्तर का है। अर्नव, जो एक कोने में चुपचाप खड़ा था, बस हल्का सा मुस्कुराया। ये एक खाली मुस्कान थी जिसमें गर्व तो था पर खुशी नहीं थी। बस प्रेरणा मिल गई, उसने सपाट आवाज में कहा। इशिता दरवाजे के पास खड़ी ये सब देख रही थी। रिया की प्रशंसा सुनकर उसके दिल में गर्व की एक लहर उठी, लेकिन वो तुरंत ही डर के सागर में डूब गई। वो जानती थी कि इस प्रेरणा की कीमत क्या थी। ये पेंटिंग्स सिर्फ रंगों और कैनवस से नहीं बनी थीं। ये उसकी भूली हुई यादों, उनके साझा किए गए पलों और अर्नव की धीरे धीरे मरती हुई भावनाओं से बनी थीं। प्रेरणा? अर्नव, ये प्रेरणा से कहीं ज्यादा है। ये जादू है। रिया ने उत्साह से कहा, मुझे इन्हें तुरंत विक्रम को दिखाना होगा। विक्रम मेहता, जयपुर की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी कला दीर्घा के मालिक। वो हमेशा नई प्रतिभा की तलाश में रहते हैं। अगर उन्होंने ये देख लिया तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। एक एकल प्रदर्शनी अर्नव, तुम्हारी अपनी एकल प्रदर्शनी। रिया का उत्साह छूत की बीमारी की तरह था, लेकिन अर्नव पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने सिर्फ सिर हिला दिया, जैसे ये कोई मामूली बात हो। मैं आज ही उनसे बात करती हूं, रिया ने कहा। उसका चेहरा चमक रहा था। तुम लोग अपना सामान बांध लो, तुम्हारा काम यहां पूरा हो गया है। अब तुम्हें जयपुर वापस चलना चाहिए। तुम्हारी जगह इस भुतहा हवेली में नहीं, आर्ट गैलरी की सुर्खियों में है। रिया के जाने के बाद इशिता ने अर्नव से बात करने की कोशिश की। अर्नव, क्या तुमने सुना रिया ने क्या कहा? एक एकल प्रदर्शनी, ये वही है जिसका हम हमेशा से सपना देखते थे। अर्नव ने अपनी पेंटिंग्स की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई भूखा व्यक्ति भोजन को देख रहा हो। हां, सपना, उसने धीरे से दोहराया, जैसे वो इस शब्द का मतलब याद करने की कोशिश कर रहा हो। उस दिन उन्होंने शीश महल से अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। हवेली अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। वो एक खाली खोल की तरह लग रही थी, क्योंकि अर्नव उसकी आत्मा को अपने साथ कैनवस पर ले जा रहा था। जब वे कार में बैठकर जा रहे थे, अर्नव ने एक बार भी पीछे मुड़कर उस हवेली को नहीं देखा जिसने उसे सब कुछ दिया और उससे बहुत कुछ छीन लिया। जयपुर वापस आकर चीजें बहुत तेजी से बदली। रिया की बात सच निकली।
विक्रम मेहता ने पेंटिंग्स देखते ही अर्नव को अपनी गैलरी में एक विशेष प्रदर्शनी का प्रस्ताव दे दिया। आर्ट की दुनिया में ये खबर आग की तरह फैल गई। एक गुमनाम कलाकार जो अचानक कहीं से प्रकट हुआ है और ऐसी कला रच रहा है जो यथार्थ की सीमाओं को तोड़ देती है। प्रदर्शनी की रात कला दीर्घा जयपुर के संभ्रांत समाज, कला समीक्षकों और खरीदारों से खचाखच भरी हुई थी। अर्नव की 5 पेंटिंग्स मखमल की दीवारों पर लगी हुई थी, जिन पर विशेष रोशनी पड़ रही थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। लोग उन तस्वीरों को मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। वे सिर्फ पेंटिंग्स को नहीं देख रहे थे, वे उन्हें महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें लंबे गलियारे वाली पेंटिंग से हवा का एक ठंडा झोंका महसूस हुआ। एक महिला ने कसम खाई कि जब उसने टूटे आईने वाली तस्वीर को देखा तो उसे एक पल के लिए उसमें अपनी नहीं बल्कि किसी और बूढ़ी औरत की परछाई दिखी। अर्नव खुद एक कोने में खड़ा था, लोगों की प्रतिक्रियाओं को भावशून्य नजरों से देख रहा था। इशिता खूबसूरती से सजी हुई उसके बगल में खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, लोगों की बधाइयों पर बनावटी मुस्कान दे रही थी। वो खुश होने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये उनके सपनों की रात थी, लेकिन उसका दिल भारी था। विक्रम मेहता ने मंच पर जाकर माइक पकड़ा। देवियों और सज्जनों, उन्होंने घोषणा की, आज हम एक नई प्रतिभा के उदय के गवाह बन रहे हैं। अर्नव की कला हमें याद दिलाती है कि कला सिर्फ वो नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि वो है जो हम महसूस करते हैं। उनकी पेंटिंग्स जिंदा है। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। सारी पेंटिंग्स प्रदर्शनी के पहले घंटे में ही बिक गईं, और वो भी मुंह मांगी कीमत पर। अर्नव रातों रात एक सनसनी बन गया था। पत्रकार उसे घेर रहे थे, खरीदार उसे भविष्य के कामों के लिए एडवांस दे रहे थे। उस रात जब वे अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए एक महंगे रेस्टोरेंट में बैठे तो अर्नव के चेहरे पर पहली बार संतुष्टि का भाव दिखा। हमने कर दिखाया इशिता, उसने कहा शैंपेन का गिलास उठाते हुए। इशिता ने अपना गिलास उससे टकराया। हां, हमने कर दिखाया। उसकी आवाज में एक उदासी थी जिसे अर्नव महसूस नहीं कर पाया। अब हमें एक बड़ा स्टूडियो लेना होगा। अर्नव योजनाओं के बारे में बात करने लगा, और एक नया घर शहर के बाहर जहां शांति हो। याद है, हमने हमेशा एक ऐसे घर का सपना देखा था जिसकी अपनी एक छोटी सी बगिया हो, जहां हम सुबह की चाय साथ में पिएंगे। इशिता की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की चमक जागी। उसे वो सपना याद था। ये उनका साझा सपना था। हाँ, मुझे याद है, उसने धीरे से कहा। अर्नव ने अपनी भौहें सिकोड़ी। एक पल के लिए उसका चेहरा खाली हो गया। बगिया वाला घर, चाय, ये कब सोचा था हमने? उसने ईमानदारी से पूछा, जैसे वो किसी भूली हुई बात को याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कंधे उचका दिए। खैर, जो भी हो, ये एक अच्छा विचार है। इशिता का हाथ जिसमें गिलास था कांपने लगा। उसने गिलास को मेज पर रख दिया। 5 पेंटिंग्स, 5 यादें। पहली मुलाकात, पहली बरसात के पकौड़े, कोई छोटा मोटा मजाक, कोई प्यारा सा नाम, और अब उनके भविष्य का साझा सपना। हर पेंटिंग के साथ उनके प्यार की इमारत से एक एक ईंट निकाली जा रही थी। उसे एहसास हुआ कि अर्नव को अपनी पहली बड़ी सफलता मिल गई थी, लेकिन उसे यह याद नहीं था कि इस सफलता की नींव में उसने क्या क्या खो दिया है। वो एक ऐसे आदमी के साथ बैठी थी जो हर दिन थोड़ा और अजनबी बनता जा रहा था, और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस आदमी को खुद इस बात का एहसास तक नहीं था। वो सफलता के नशे में चूर था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि यह नशा उसे अंदर से खोखला कर रहा था।
इशिता ने अपनी शैंपेन की तरफ देखा। उसके बुलबुले किसी मरते हुए सितारे की तरह उठकर खत्म हो रहे थे, ठीक उसकी उम्मीदों की तरह। और इस तरह अर्नव अपनी पहली बड़ी सफलता की सीढ़ी तो चढ़ गया, लेकिन उसे ये एहसास तक नहीं हुआ कि उस सीढ़ी की हर पायदान उसकी अपनी यादों, अपने प्यार के पलों से बनी थी। शीश महल की दीवारों से निकली कला ने उसे शोहरत तो दे दी, पर बदले में उसकी आत्मा का एक टुकड़ा लेना शुरू कर दिया था। इशिता अपने ही पति में एक अजनबी को देख रही थी, एक ऐसा कलाकार जो हर दिन और ज्यादा खाली होता जा रहा था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, ये तो बस उस अंधेरे की शुरुआत है। अर्नव की शोहरत उसे और कितना नीचे गिराएगी। विक्रम मेहता, आर्ट गैलरी का मालिक, अर्नव से अब क्या चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, चित्रयक्षिणी जो अब यादों से संतुष्ट नहीं है, उसकी अगली भूख क्या होगी? ये सब हम जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तो जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि अब सौदा सिर्फ यादों का नहीं, जिंदगियों का होने वाला है। तब तक अपना ख्याल रखें और अंधेरे में अकेला ना रहें।